सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। अमृता दोपहर के वक्त अपने घर की छत पर टहल रही थी कि तभी उसकी नज़र गेट के पास खड़े एक डाकिये पर गई, जो अपने साइकिल का स्टैंड लगाकर अपने बैग से चिट्ठी निकाल रहा था। उसने डोरबेल बजाई और अमृता नीचे की तरफ चल दी। जब तक वो नीचे आई, उसने देखा कि मुकुल ने दरवाज़ा खोलकर चिट्ठी ले ली थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और चिट्ठी खोलने लगा। आज के ज़माने में चिट्ठी से कौन कम्युनिकेट करता है मुकुल? किसी ने कुछ कहना हो तो वो मेल भी कर सकता है। मुकुल ने चिट्ठी खोली और पढ़ते हुए बोला, गांव से मनोहर चाचा ने लिखी है। अमृता ने फ़ौरन कहा, गांव? क्या मतलब, तुम्हारा कोई गांव भी है क्या? हंसते हुए मुकुल से पूछने लगी। हम बहुत छोटे थे जब किसी जहांगीराबाद की जगह की बात हुआ करती थी पिताजी से। पिताजी वहाँ से आए थे, हमें तब पता चला जब एक दिन मनोहर चाचा गांव से शहर आए पिताजी से मिलने, एक ज़मीन के सिलसिले में। बस तब पता लगा था। तो पढ़ो, क्या लिखा है मनोहर चाचा जी ने। चिट्ठी में लिखा था कि उनके बेटे शंकर की शादी है और इनविटेशन सब परिवार का था। अमृता फ़ौरन बोल पड़ी कि उसे गांव देखना है। 2 दिन के बाद ये लोग अपनी गाड़ी से जहांगीराबाद निकल पड़े। उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। गांव की खुरदरी सड़क पर गाड़ी हिचकोते खाते हुए चल रही थी। गूगल मैप से मदद तो मिल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो भटक गया हो कि तभी उसके कानों में गाना गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मुकुल ने गाड़ी रोककर साइड मिरर से देखा। 2 आदमी साइकिल पर सवार कोई धुन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुकुल ने उन्हें हाथ से रुकने का इशारा किया तो आदमी ने पूछा, क्या बात है भैया जी? तो मुकुल ने उनसे पूछा, ये मनोहर चाचा का घर कहाँ है? आपको मालूम है कुछ? तो आदमी ने कहा, वही जिनके घर में शादी है ना। तो मुकुल ने हाँ में सर हिलाया और इसके बाद उनमें से एक आदमी उसे बताता है कि ये लोग उन्हीं के घर से हैं। मुकुल और अमृता गाड़ी से उनके पीछे पीछे चल दिए। अमृता रास्ता एंजॉय करते करते विंडो से बाहर देख रही थी तो ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी। वो साइड मिरर में अपने बाल सही कर रही होती है तो तभी उसे एक आदमी बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ दिखाई दिया कि उसके दौड़ने की गति इतनी तेज़ थी कि कुछ ही पल में वो बिजली की रफ्तार से गाड़ी से आगे भाग गया। अमृता हैरानी से उसे देखती रह गई। रात गहरी थी। मुकुल और अमृता आखिर मनोहर चाचा के घर पहुंचे। अपने दूर के रिश्तेदार का ऐसा स्वागत देखकर अमृता का थकान से भरा चेहरा खिल उठा। गले में सोने की चेन और हाथों में खूबसूरत साड़ी देख के अमृता बहुत खुश हो गई थी। मनोहर चाचा उन्हें उनके कमरे में लेकर जाते हैं। मुकुल और अमृता अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद बैठकर आराम से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अमृता को याद आता है कि कैसे एक आदमी बिजली की गति से तेज़ उनसे आगे निकल गया होता है। जैसे ही उसे ये बात याद आती है, वो फ़ौरन मुकुल को बताती है। इससे पहले मुकुल अमृता की पूरी बात समझ पाता, उन्हें कई आवाज़ें उठने का शोर सुनाई देने लगा। मनोहर चाचा और उनकी पत्नी समेत उसके चचेरे भाइयों की एक आवाज़ एक साथ उठ रही थी। वो दोनों फ़ौरन अपना कमरा छोड़कर बाहर की तरफ भागे। मनोहर चाचा का घर एक बड़ी ज़मीन पर था। सामने एक बड़ा घना दरख्त था। उसी दरख्त की एक घनी डाली से एक बछड़ा कसा हुआ था, जैसे उसे किसी ने कस के जकड़ रखा हो। दरख्त के आसपास एक अजीब सी चीख उठ रही थी, जो आसपास खड़े लोगों के कानों को चीर रही थी। लोग डंडे से उस डाल पर वार करते हुए किसी को भाग जाने का कह रहे थे। बड़ी मुश्किल से बछड़े को छुड़ा के ज़मीन पर रखा गया। अगली सुबह अमृता मनोहर चाचा की पत्नी के साथ किचन में खाना बनाने में उनका हाथ बटा रही थी कि तभी अमृता उनसे पूछ बैठी, चाची जी, वो जो कल रात हुआ वो क्या था? तो चाची बोली, बहुत पुरानी बात है बेटी, लेकिन किसी को बताना नहीं कि हमने तुम्हें ये बात बताई है। चाची ने अमृता को बताया कि आज से कई साल पहले इस गली को छोड़ के एक घर में पति पत्नी रहा करते थे। वो सब्जी खोर नहीं थे। उनके घर से आए दिन मांस के पकने की बू आती रहती थी। एक दिन पड़ोस से कोई उनके घर के पास से निकला तो उनके घर से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात सबको पता चलने लगी।
लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कुएं में एक गाय, बकरा, बछड़ा, खरगोश और छोटे छोटे जानवर मिले। उसके बाद लोग जानवर हत्या बर्दाश्त ना कर सके और गुस्से में आकर लोगों ने उन्हें मार डाला। उसके बाद से वो घर अंधेरे में डूब सा गया। कहते हैं कि आज भी उनकी आत्माएं ऐसा करती हैं, कोई वहां से गुजरता भी नहीं। और चच्ची तौबा तौबा करने लगी। कहानी सुनकर अमृता का सर नाचने लगा। वो वहां से उठकर अंदर कमरे में चली गई। अमृता दिन भर चच्ची की सुनाई कहानी के बारे में सोचती रही। सूरज बादलों के पीछे छुप गया और रात का पहर आ गया। अमृता ने देखा कि मुकुल गहरी नींद में सोया हुआ है। उसकी सोच, उसका दिमाग अभी भी उस कहानी में अटका हुआ था। उसने आराम से अपने ऊपर से मुकुल का हाथ हटाया और रात को घने अंधेरे में वो दबे पांव घर से निकल गई। कड़क सर्दी और धुंध इतनी थी कि थोड़ा आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। किसी तरह अमृता दूसरी गली तक उस घर के पास पहुंची। घर पूरी तरह से उजड़ा हुआ था। घर के ऊपर बना छप्पर दो टुकड़ों में था। कुछ कौवे ऊपर शोर कर रहे थे। अमृता की नज़र पूरे घर पर गई। घर की बाउंड्री वाली दीवार थी जो दो हिस्सों में थी, जिसके बीच में छोटा सा एक लकड़ी का गेट था। वो गेट खोलकर घर के अंदर गई। पूरा घर चादर से ढका हुआ था। अंदर आते ही सबसे पहले अमृता की नज़र चौखट के आखिर में बने कुएं की तरफ गई। उसने दूसरी तरफ देखा तो सामने एक खंभा था जहाँ से घर दो हिस्सों में दिखाई पड़ रहा था। एक दरवाजे से घर का अंदरूनी हिस्सा पूरा दिखाई दे रहा था तो दूसरे दरवाजे से खाली बाहर का एक छोटा सा हिस्सा। अमृता पहले इस हिस्से से घर के अंदर गई। अंदर का हिस्सा किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। अंदर आते ही उसकी नज़र दो फोटो फ्रेम पर पड़ी। एक में आदमी था जिसके सर पर सफ़ेद पगड़ी थी और चेहरा चौकोर था, और दूसरे में एक औरत की तस्वीर थी। रंग सांवला था और काली गहरी आंखें थी। तस्वीरों से नज़र हटते ही वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी फ्रेम में लगी दोनों चेहरों की आंखें अमृता की तरफ गई और उसे आगे जाता हुए देखने लगी। अमृता को इसकी भनक नहीं थी। वो पूरा घर टटोलने लगी। पास में रखे एक टेबल पे उसे एक पुरानी बिछिया दिखाई दी। न जाने क्यों पर अमृता का दिल उस बिछिया पे आ गया। उसने फ़ौरन उसे अपने दाएं पाँव की छोटी उंगली में पहन लिया। घूमते घूमते वो घर के दूसरे हिस्से से बाहर आ गई। कुएं के पास गई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई चप्पल पटक पटक कर आगे बढ़ रहा हो। वो ठक ठक की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती चली गई। कभी एक पैर तो कभी दोनों पैर की आवाज़ एक साथ आती। उसने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। और फिर जैसे ही वो आगे पलटी और कुएं में थोड़ा अंदर तक झांकने लगी तो अंदर से एक धक्के से वो कुएं के अंदर गिर गई। उसकी चीख अंधेरे कुएं में डूब गई। पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़। अमृता के हाथ में एक बड़ा चाकू और सिल्ली पर मरा हुआ खरगोश पड़ा हुआ है। अमृता उस पे वार करने जा ही रही होती है कि तभी मनोहर चाचा की बेटी उसे ऐसा करता देख लेती है और वो चिल्लाते हुए अंदर की तरफ भागती है। उसका चिल्लाना सब सुन के इकट्ठे हो जाते हैं और किचन की तरफ भाग चले आते हैं। मनोहर चाचा, उनकी बेटी, उनका बेटा और मुकुल सब हैरानी से अमृता को देख रहे होते हैं। उसके हाथ में थमा हुआ धारदार चाकू और सिल्ली पर मरा हुआ खरगोश। बस चाची भाग गई कि अमृता बेशुद्ध हालत में थी। उसे होश तो था पर वो अपने होश में नहीं थी। उनकी आंखों में डर बसने लगा था। मुकुल ने अमृता से चाकू छुड़ाया और उसे अंदर कमरे में ले गया। वो किसी तरह अमृता को अंदर लाया और बिस्तर पर लिटाया। मुकुल अमृता को आवाज़ देकर बुलाने लगा और अमृता को शायद ही कुछ सुनाई पड़ रहा था। मनोहर चाचा अमृता के इस रवैये से बहुत दुखी थे, पर उनकी पत्नी, उन्हें सब पता था। ये सब्जी खाने वालों का घर है और ये लड़की इस घर में एक जानवर पकाने चली थी। उनकी बातों में गुस्सा था। उनकी बातें सुनकर उनकी पत्नी से रहा न गया और वो सारी बात अपने पति को बता बैठी। कैसे वो एक रात के किस्से ने अमृता के मन में सवालों की आंधी ला दी थी और कैसे चची को उस घर के किस्से की बात अमृता के सामने रखनी पड़ी। चचा मनोहर आग बगोला होकर अपनी पत्नी से पूछने लगे, क्या अमृता उस घर में गई थी? जिस पर उनकी पत्नी का जवाब था कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। मनोहर चाचा सोच में पड़ गए। एक तरफ उनके घर में उनके बेटे की शादी थी और दूसरी तरफ ये सिलसिला। उस दिन उस घर में शाम के होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया गया।
और जैसे ही शाम हुई मनोहर चाचा ने मुकुल से उसके कमरे में बात की कि वो अमृता को लेकर वापस चला जाए। घर में शादी है और वो कोई अपशगुन नहीं चाहते थे। अमृता चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। चची परेशान थी। वो अपने पति के आगे कुछ बोलना नहीं चाहती थी कि तभी अमृता अचानक से उठी और बोल पड़ी। उसकी आवाज़ में एक भारीपन था। गला अचानक से भारी हो चला था। आवाज़ में तब्दीली थी। मुकुल पहचानता था कि ये उसकी बीवी नहीं थी। क्यों मनोहर, क्यों नहीं रह सकती? मुझे नहीं रखेगा लेकिन इस लड़की को तो रखेगा ना। मैं तो इसके अंदर हूँ ना। सबके कदम डर के पीछे हट गए और वो बोली, क्या गलती की इस लड़की ने? यही ना कि ये कल रात मेरे घर चली आई और मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। इतना बोलते ही वो गंदी तरह से हंसने लगी। लाल उसके मुंह से गिरी तो उसने उसी वक्त चाट लिया और भारी आवाज़ में कहने लगी, जादू देखोगे तुम सब? उसके बाद कमरे में एक तेज़ आंधी उठी और सबके सब कमरे से अपने आप बाहर निकल गए और कमरा अपने आप बंद हो गया और कमरे से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। इस हादसे को कुछ दिन गुजर गए पर अमृता की हालत नहीं बदली थी। दिन भर उसके मुंह से मांस मांस बस यही अल्फाज निकलता रहता था। घर की शादी को कुछ दिन आगे बढ़ा दिया गया। चाचा जी का इरादा भी बदल गया था क्योंकि ऐसी हालत में वो मुकुल से नहीं कह सकते थे कि अमृता को लेकर वापस चला जाए। दिन भर अमृता का मांस मांस चिल्लाना और रात भर दरवाजे के अंदर से बड़बड़ करना बाकियों के दिलों में दहशत पैदा कर रहा था। काफ़ी दिन हो गए थे मुकुल ने अमृता को देखा नहीं था, इसीलिए वो एक शाम सबसे बचकर अमृता को देखने के लिए घर के पीछे से होते हुए गया। बाहर लगी हुई खिड़की से उसने झांका तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए। अमृता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जहाँ से मुकुल ने उसे देखा वहाँ से उसकी बीवी उसे दर्द में तड़पती हुई दिखाई दी, ज़मीन पर लौटती हुई और कभी कभार खुद को ही काट लेती और अपने ही खून का जायका लेती। मुकुल रो पड़ा। उससे अमृता की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चला गया। मुकुल ने चाचा से बात की कि वो अमृता को यहाँ से ले जाना चाहता है, जिस पर मुकुल को समझाते हुए चाचा जी कहने लगे, समझने की कोशिश करो बेटा, तुम्हारी बीवी की हालत ऐसी नहीं है कि हम तुम्हें इजाज़त दे दें कि तुम उसे यहाँ से ले जाओ। रोते हुए बोला, पर चाचा जी वो मेरी बीवी है, मैं प्यार करता हूँ उससे और उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता। वापस शहर जाऊँगा तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा। उसका चचा जी बोले, जो गलती तुम्हारी बीवी ने की तुम्हें लगता है कि उसका इलाज किसी हॉस्पिटल या हकीम के पास होगा? अगर ऐसा होता तो अब तक तुम्हारी बीवी ठीक हो गई होती और इस घर में मेरे बेटे की शादी भी हो गई होती। तभी चाची कमरे में आई और बोली, उसे भूत पता कहते हैं बेटा, और सच पूछो तो गलती मेरी है। मुझे अमृता को उस घर की कहानी नहीं बतानी चाहिए थी। अब ये सब हो रहा है। अब इसका काट ऊपर वाला ही जाने कब मिलेगा। हमें भी उसकी उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें है बेटा। मुकुल सोच में पड़ गया कि कौन से घर की बात चाची कर रही थी। फिर मुकुल को पूरी बात पता चली। वो आहिस्ता आहिस्ता अमृता को लेकर और परेशान होने लगा। मुकुल को अब कोई बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। जिस अमृता को वो इतना प्यार करता था, आज उसकी ऐसी हालत देखकर वो मन ही मन उस बुरी आत्मा को कोस रहा था जिसने अमृता पर काबू पा लिया था। सोचते सोचते मुकुल घर से काफ़ी दूर खेतों की तरफ निकल गया और तालाब किनारे बैठकर एक गहरी सोच में डूब गया। तालाब के ठंडे पानी से कोहरे की हल्की धुंध उठ रही थी और उसी के पास बैठे थे चार आदमी जो आग जलाए थे। ठंड के इस मौसम में वो अपने शरीर को गर्म कर रहे थे। मुकुल अपनी जगह से उठ के चल दिया तो तभी उसे पीछे से आवाज़ आई जो उनमें से किसी एक ने लगाई थी। ओ भैया जी सुनो तो ज़रा। मुकुल ने पीछे पलट कर देखा तो उन्हीं चार आदमियों में से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाकर उसे दोबारा आवाज़ लगाई, अरे इधर आओ भैया जी। मुकुल उनके पास आया और देखा कि चारों ने अपने बदन को शॉल से ढक रखा है। एक ने उसे बैठने का इशारा किया और कहने लगा, भैया जी बहुत दुखी लग रहे हो, कोई बात हुई है क्या? तो मुकुल ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वाकई ऐसा है क्या? क्योंकि तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, अगर बता देते तो दिल हल्का हो जाता। उनकी बातों और बोलने में कुछ ऐसा था कि मुकुल का सारा दर्द झलक कर बाहर आ गया और उसने सारी बात उनके सामने रख दी। तभी उनमें से एक बोला, जानते हो भैया जी,
आपकी बीवी आपको एक बात बताना चाह रही थी पर अधूरी रह गई। मुकुल ने पूछा, कौन सी बात? वही बिजली से तेज भागने वाले आदमी की बात। मुकुल को याद आता है कि अमृता की एक बात अधूरी रह गई थी जो वो उसे बताना चाहती थी। जब तक मुकुल उस आदमी से कुछ पूछ पाता, वो बोला, हम थे भैया जी और हम चितावे आए थे, पर क्योंकि हम इस संसार से परे हैं इसीलिए नियति में बाधा नहीं बन सकते थे। मुकुल को उस आदमी की ये बात बहुत अजीब लगी। वो क्या कहना चाह रहा था, ये बात उसके सर के ऊपर से निकल गई। इससे पहले मुकुल उस आदमी से कुछ पूछ पाता, वहाँ अचानक ही आंधी आना शुरू हो गई और मुकुल को छोड़कर सब ने अपनी गर्दनें नीचे कर ली। आग बुरी तरह फैल रही थी। मुकुल भी अपना बचाव करता हुआ नीचे झुका तो तभी उसकी नज़र उन चारों के पैर पर पड़ी जो उल्टे थे। वो वही सुन्न रह गया। थोड़ी देर में सब ठीक हो गया। देखो भैया जी, बात ऐसी है, ये जगह भूतों से घिरी हुई है और सब जान के दुश्मन नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं, जैसे उस रात में आपको आगाह करना चाह रहा था। खैर जाने दो। उसके बाद उसने बताया, उसकी बीवी की जो हालत है वो दो ही सूरतों में हो सकती है, या तो उसने खुद आत्मा को निमंत्रण दिया हो या कोई ऐसी निशानी जो भूल से वो अपने साथ ले आई हो। इसका पता करना था और अगर टाइम रहते पता चल जाए तो अमृता ठीक हो सकती थी। मुकुल डर से उनकी बातें सुनता रहा। वो अमृता को लेकर डरा हुआ था जबकि वो इस समय खुद भूतों के बीच बैठा हुआ था। इसके बाद वो वहाँ से उठ के चल दिए। मुकुल उन्हें जाते हुए देख रहा था। वो थोड़ी दूर गया और एक एक करके तालाब के ठंडे पानी में डूब गए। सोच में डूबा हुआ मुकुल वापस घर आया। घर के बाहर शादी की लाइट्स लगी हुई थी लेकिन अंदर का माहौल गमगीन था। पूरा आकाश रात की चादर से ढका हुआ था। उसके कदम घर के अंदर गए और सीधा उस कमरे के बाहर रुके जिसके पीछे अमृता बेसुध ज़मीन पर पड़ी थी। मुकुल आहिस्ता से दरवाज़ा खोल के अंदर गया और बेसुध पड़ी अमृता के पास बैठ के उसे गौर से देखने लगा। वो अपने आप से बात करते हुए बोला, ऐसा क्या ले आई हो तुम अपने साथ अमृता, जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? उसने अमृता को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे ऐसा कुछ पकड़ में आया। अमृता के दाएं पांव की छोटी उंगली में एक बिछिया थी जो इस हादसे से पहले मुकुल ने कभी उसके पैर में नहीं देखी थी। जैसे ही मुकुल ने उसे निकालना चाहा, अमृता जाग गई और उठकर बैठ गई। सुर्ख सफ़ेद आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या सोच रहा था तू? ये बिछिया निकाल के फेंक देगा और मुझे पता नहीं चलेगा? उसकी आवाज़ बहुत ही भारी थी जिसमें मर्द और औरत एक साथ बोल रहे थे और इस आवाज़ का शोर बाकी घर वालों तक पहुंचा। वो सब अपने अपने कमरों से निकलकर दूसरे कमरे में आ गए। जब तक घर के बाकी लोग आए तब तक अमृता के अंदर बसी आत्मा ने मुकुल को चौखट के बाहर धकेल दिया। वो कमरे से बाहर आई और ज़ोर ज़ोर से रोंदन करने लगी। उसकी सफ़ेद आँखें, पूरे बदन से झलकती नसें, होठों पर लगा खून, उलझे बिखरे बाल और टेढ़ी चाल। कुछ देर में वो अपने शरीर को पलटकर उल्टा चलने लगी। खौफ का ये नज़ारा किसी से देखा नहीं गया। चाची अपनी बेटी को लेकर दूर खड़ी हो गई। तब तक मुकुल ज़ोर से चिल्लाया, अमृता के दाएं पैर की उंगली में एक बिछिया है, उसे निकालकर कहीं दूर फेंकना होगा। मुकुल चाचा और उनके बेटे ने अमृता के शरीर पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अंदर बसी आत्मा बुरी तरह उन पर भारी पड़ रही थी। वो मनोहर चाचा की बेटी पर झपटी जिसे देखते ही चाची डरकर चिल्लाई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बेटी जकड़ में आ चुकी थी। अमृता नाखूनों से भरा हाथ उनके मुंह की तरफ बढ़ा ही रही थी कि अचानक उसके सर पर किसी भारी चीज़ से वार हुआ। मनोहर चाचा ने पलट कर देखा तो मुकुल के हाथ में एक छोटी सरिया थी जिससे उसने अमृता पर वार किया था। उसकी आंखों में आंसू थे। सब सुन्न खड़े थे। खून अमृता के सर से बहता हुआ मुकुल के पैरों तक पहुंचा। उसने सरिया छोड़ दी और ज़मीन पर बैठ गया। चाची ने धीरे से बिछिया निकाली। ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन अमृता का शरीर हवा में उठा और उड़ने लगा। पैर उल्टे हो गए, घुटने पूरे मुड़ गए और खौफ वापस आ गया। मुकुल इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उसने चाची से बिछिया छीनी और उसे लेकर बाहर की तरफ भागा। अमृता हवा में उड़ती हुई उसके पीछे लग गई। मुकुल भागता हुआ उसी तालाब के पास पहुंचा। उसने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था।
उसने अपना हाथ खोला और बिछिया को गौर से देखा। मुकुल ने तय कर लिया था कि वह उस निशानी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाके अमृता को बचा लेगा, पर जब तक वो उसे तालाब में फेंकता तब तक एक ज़ोर की चीख के साथ वो एक भयानक रूप में उसके पीछे से आई और उसको साथ लेकर तालाब में कूद गई। जिस हाथ में वो बिछिया थी उसी हाथ को ज़ोर से पकड़कर उसे दबा लिया और पानी के अंदर ही एक जंग शुरू हो गई। अमृता ने वार किए पर वो किसी तरह से अपनी किस्मत बांध के डटा रहा। कुछ देर लड़ाई और चली कि तब ही किसी फरिश्ते की तरह वो चार भूत जो मुकुल को उस शाम मिले थे पानी के अंदर उसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अमृता को ज़ोर से पकड़ लिया, ऐसे कि उनके हाथ अमृता के शरीर के अंदर जाते हुए दिखाई दिए, मानो कोई ताकत अमृता के शरीर से उस औरत की आत्मा को बाहर खींचने का काम कर रही थी। थोड़ी देर में उसमें बसी आत्मा को बाहर खींच लिया गया। मुकुल ने बिछिया को दूर फेंककर अमृता के शरीर को थाम लिया। वो उन चारों का शुक्रिया अदा करते हुए अमृता को पानी से लेकर बाहर निकला। अगली सुबह घर पर हुई और सब ठीक था। अमृता के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सब राहत का सांस ले रहे थे। मुकुल फौरन जहांगीराबाद छोड़कर शहर की तरफ रवाना हो गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।